आप कैसे आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव स्टडी। और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स एक थिंकर थे। और कौन से थिंकर थे? पॉलिटिकल थिंकर थे। तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और एक सोशलिस्ट थिंकर जिसको कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स एक सोशलिस्ट थिंकर थे। अब देखो यार, तीन तरह की यहाँ पे एक कंजर्वेटिव सोच आती है, ठीक है, और एक आती है लिबरल सोच और एक आती है सोशलिस्ट। अगर कंजर्वेटिव है तो मतलब राइटिस्ट के बारे में हम बात करते हैं, अगर सेंटर वाली है तो लिबरल, और सोशलिस्ट मतलब लेफ्टिस्ट के बारे में बात होती रहती है यहाँ पे। पर्पस ऑफ कार्ल मार्क्स जो है एंडिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास। मार्क्स इज ऑल्सो द स्कॉलर एज अ यूटोपियंस। अब देखो इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। हम थोड़ा सा बात करते हैं कि सोशलिज्म्स जो है, सोशलिज्म्स आया कहाँ से। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपने सोशलिज्म्स पढ़ा। कार्ल मार्क्स में सोशलिज्म्स जो आया वो वर्कर मूवमेंट की वजह से आया। वर्कर मूवमेंट मतलब लेफ्टिस्ट जो मूवमेंट था उनकी वजह से सोशलिज्म्स आया। क्यों? उनके साथ एक्सप्लॉयटेशंस हो रहा था, वर्कर के साथ उनके और वो उस चीज़ को, एक्सप्लॉयटेशंस को उन्होंने कार्ल मार्क्स ने उभारा। देखो लिबरलिज्म और सोशलिज्म में फ़र्क क्या होता है ये समझो। देखो लिबरलिज्म जो है, लिबर्टी जो है, लिबर्टी उनके पास मेन कंसर्न होती है, लेकिन सोशलिज्म में ना इक्वलिटी ही प्राइम कंसर्न होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये दिमाग में आपको होना चाहिए। और भी है डीपीएसपी जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी है, फंडामेंटल राइट्स में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह। तो इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। कार्ल मार्क्स जो है वो कार्ल मार्क्स जो है उनकी जो थ्योरी थी प्रैक्स मतलब होता है कि रिवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन ऑफ देयर पल्स एक्शन। तो ये सारे कार्ल मार्क्स जो है वो थोड़ा सा वायलेंट को क्या करते थे वो चीज़ के बारे में हम जानेंगे। देखो प्रैक्सिज्म जो है ना वो थ्योरी है, थ्योरी प्लस एक्शंस को कहते हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के बारे में, और कार्ल मार्क्स जो है वायलेंस इज लाइक मिड वाइफ ऑफ द सोशल चेंज ऐसा मानते थे वो। एंड हैज़ नो बर्थ विदाउट ब्लड मतलब सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो उस टाइप की इनकी जो सोच थी कि सोशलिज्म का जो एक सोशलिज्म के बारे में मैंने पहले बताया कि मेटा आइडियोलॉजी है, जैसे अम्ब्रेला आइडियोलॉजी है। लेकिन सोशलिज्म जो मार्क्स कहते थे ना कि सोशलिज्म जो है साइंटिफिक सोशलिज्म्स होनी चाहिए। जैसे कम्युनिज्म्स के बारे में बात की उन्होंने मार्क्सिज्म ने। कम्युनिज्म्स जो एक ऐसा गोल है, ठीक है। तो मार्क्स यूटोपिया के बारे में बात हुई। तो फीचर ऑफ कम्युनिज्म्स के बारे में अगर हम बात करें, कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में बात करें, तो कम्युनिज्म्स जहाँ तक जब बात आती है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी या स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाना चाहिए कि बात हो रही है। क्लासलेस सोसाइटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सोशल इकोनॉमिक इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लासलेस सोसाइटी का मतलब ये होता है। अब देखो कम्युनिज्म्स जो है ना उसके भी वो क्रिटिकल ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। उनका कहने का मतलब है कि स्टेट जो है वो इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लॉयटेशंस का, जैसे कार्ल्स ने कहा कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था नेशंस का और नेशनलिज्म्स का, मार्क्स ने। अब मार्क्स ने देखो नेशनलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो उनका मानना था कि ये कैपिटलिस्ट के थ्रू आया हुआ है, ठीक है। और वो क्या करता है कि वो प्रोटेक्ट करता है जो उनकी चीज़ें हैं, और वर्किंग क्लासेस जो हैं उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म्स का प्रभाव पड़ता है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे होती है, वॉलेंट्री एसोसिएशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये है पूरी तरीके से अब जो देखो पैरेक्सिस जो है, मार्क्सिज्म पैरेक्सिस का मतलब होता है कि आपके पास थ्योरी प्लस एक्शन दोनों होनी चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। थ्योरी प्लस एक्शंस के साथ ही आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी दे दें और एक्शंस कुछ नहीं हो। तो उस पर वो कार्ल मार्क्स कभी भी ये तो देखो बिफोर कार्ल मार्क्स सोशलिज्म बिफोर कार्ल मार्क्स अलग था, आफ्टर अलग था, जो मैंने आपको पहले बताया। जैसे सेंट साइमन, ठीक है, ये उन्होंने, जैसे चार्ल्स फोरियर थे, रॉबर्ट ओवेन थे। तो मार्क्स का जो एक यूटोपियंस जो बिलीव था सोशलिज्म का, कि सोशलिज्म का जो सजेशंस था कि एज अ फिलोसफर की तरह साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है।
अर्लियर मेथड जो था सोशलिस्ट का, वो क्या करते थे, पीसफुल मेथड था, मतलब गांधी जी, जैसे कि गांधी जी हमारे थे। लेकिन मार्क्स का जो व्यू था वो था कि नहीं, अगर आपको चेंज करना है तो आपको वायलेंस के थ्रू भी, वायलेंस के ओवर थ्रो करते हुए कैपिटलिज्म्स को ही आप प्राप्त कर सकते हैं। वायलेंस इज द मिड चेंज, आप वायलेंस के थ्रू ही मिड चेंज कर सकते हैं। और मार्क्सिज्म ने रिवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन दी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मार्क्स के बारे में आप जान सकते हैं। और एक चीज़ जो था, मार्क्स एज अ सोशलिस्ट अप्रोच जो था, मार्क्स का जो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच जो था, मेटेरियलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि मार्क्स ने क्रिटिसाइज़ किया था आइडिया को, आइडियोलॉजी को और रिलीजन्स को। उन्होंने मार्क्स जो थे वो आइडियोलॉजी को फॉल्स मानते थे, कॉन्शियसनेस मानते थे, ये कहने का मतलब ये है। और रिलीजन्स को ओपियम ऑफ द मास मानते थे, कि वो एक मासेस के एक ओपियम की तरह, जो उसे एक नशे की तरह मानते थे, कि जो रिलीजन है वो उनकी एक सोच थी कि वो इस तरह से मानते थे। और फिलोसफर जो थे वो, जैसे कि मान लीजिए कि प्लेटो एंड अरस्तु जो थे, वो उन्होंने कहा था कि ये रिस्पॉन्सिबल है सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस के लिए, जो ये सोशल ऊपर नीचे हो रहा है या जो सोशल डिसबैलेंस है, उसके पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे प्लूटो का, जो प्लूटो के बारे में, जो आइडिया ऑफ रियल के बारे में जो था, आइडिया ऑफ सुपीरियर मैटर के बारे में जो था, तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है पूरी तरीके से। वो हीगल्स के भी क्रिटिसाइज़ करते थे। हीगल जो थे, हीगल का कहने का मतलब था रियल इज़ रैशनल, रैशनल इज़ रियल। इसका मतलब ये होता है कि आइडिया जो है अल्टीमेटली रियलिटी है। ठीक है, लेकिन मास के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो हीगल्स को वो कहते थे कि ये सर के बल खड़ा हुआ है, और उसका पैर जो ऊपर है, उनका कहना है स्टैंडिंग ऑन हिज हेड एंड ही इज स्टैंड ऑन द फीट। उनको अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, ना कि अपने सर के बल होना चाहिए। उन्होंने इस तरह की बातें की थी पूरी तरीके से। अब मास की जो मेथडोलॉजी थी वो थी स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट का मतलब ये होता है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में पूरी अच्छे तरीके से, स्ट्रक्चरलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो डिटरमाइन करते थे स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के बारे में। उनका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का है कि उनकी प्राइमेसी इकोनॉमिक्स के बारे में एनालाइज किया। उन्होंने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज़म्स के बारे में बात की। उनको मार्क्सिज्म को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज़म्स भी बोलते हैं। मार्क्सिस्ट जो मोड ऑफ एनालिसिस है वो मोनो कैजुअल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक जो था उनका, वो उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था। इन्फ्लुएंस क्या था मार्क्स का, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, डायलेक्टिक का मतलब जो हमारे पास आ जाता है कि डायलेक्टिक क्या है। डायलेक्टिक, तो डायलेक्टिक कुछ लोग कहते हैं कि दो लोगों के बीच में जो भी बात वार्तालाप होती है उसको डायलेक्टिक कहते हैं। ये एक तरह का स्ट्रगल को डिनोट करता है, इस बात को जानो। स्ट्रगल का मतलब ये है कि जैसे ये डिनोट करता है को एग्जिस्टेंस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बात सही है तो हो सकता है कि ये भी बात सही हो सकती है। डायलेक्टिक का मतलब ये होता है कि एवरी नेक्स्ट स्टेप इज़ अ सुपीरियर देन द प्रीवियस स्टेप। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे ये, अगर आप किसी चीज़ को, जैसे अपडेट जो आता है, जैसे आप पहले एंड्रॉयड का 4.4 था, फिर 5 आया, 6 आया, तो ये डायलेक्टिक है। क्योंकि इसका करने का मतलब जो नया अपडेट चीज़ आ रही है, जो नई चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिस पे हम बहस व मुबासा करने के बाद हम इस चीज़ को कंक्लूज कर रहे हैं कि ये पुरानी चीज़ें जो थी उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, और अभी की जो चीज़ें हैं वो ठीक है। अब जैसे मान लो, इससे पहले लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म जब आया, जो फ्यूडलिज्म से बेहतर था, तब लिबरलिज्म से आया। सोशलिज्म लिबरलिज्म से बेहतर है, इस वजह से जब हम बेहतर की चीज़ें में बात करते हैं डायलेक्टिक के बारे में। अब आते हैं कि डायलेक्टिक जो टर्म है वो मार्क्सिस्ट ने जो यूज़ किया था, वो मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री, मतलब उनका मतलब मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री के बारे में उन्होंने यूज़ किया था। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था डायलेक्टिक इन व्हेन हिस्ट्री एंड। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मार्क्स ने कम्युनिज्म को एंड ऑफ हिस्ट्री भी बोला था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज जो होता है सुपीरियर स्टेज होता है। ठीक है, जिसको अल्टीमेट स्टेज कहते हैं या लास्ट स्टेज कहते हैं। अब फेज़ ऑफ कार्ल मार्क्स की जो थी वो दो फेज़ में आए थे, वो एक यंग फेज़ में और
एक मैच्योर फेज़ में, उन्होंने जब यंग फेज़ में थे तो इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था, वो बहुत ही मोस्ट वर्क था उनका। फिर मार्क्स ने कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशंस दिया था। मार्क्स ने फिलोसफर, मार्क्स इज एज अ फिलोसफर थे, ह्यूमनिस्ट थे। तो उनको जो जब यंग फेज़ में जो लोग उनको फॉलो करते थे, फॉलोवर जो थे यंग के, उनको न्यू मार्क्सिस्ट कहते थे। अब तो मेच्योर में जब हो गए, जो इम्पोर्टेंट वर्क जो उन्होंने, जब मेच्योरिटी आई उनके पास, तो उन्होंने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के में डील किया कि पॉलिटिकल प्रोग्राम के बारे में बताने लगे। एज अ फिलोसफर थे वो उनको फॉलोवर, जब तो उनको जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट कहते थे, या सोवियन मार्क्सिस्ट भी कहते थे, लाइक लेनिन जो थे। अब जो ये सारी प्रोग्राम जो रिवोल्यूशंस की है, कैपिटलिज्म्स की है, वो फुल्ली डेवलप होती रही। और लुइस बोनापार्ट, ब्रोमेरी 14 लुइस बोनापार्ट, जो हमने पहले भी बात कर रखी है, उस बुक के अंदर में जो सोसाइटी के बारे में, कैपिटलिज्म इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड जब था, डिफरेंट मोड ऑफ को एग्जिस्टेंस था। पहला सिचुएशन ये था कि जो कैपिटलिज्म, फिर वहाँ पे जाके दो सिचुएशन थी। पहले दिन वेयर द कैपिटलिज्म फुल्ली डेवलप, और दूसरा था सोसाइटी वेयर द कैपिटलिज्म नॉट फुल्ली डेवलप। तो वहाँ पे जो पहला जो सिचुएशन ना, वेयर द कैपिटलिज्म फुल्ली डेवलप, तो स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जैसे यूएस में था। जब उन्होंने दूसरी सेकंड जो था, सेकंड सिचुएशन था, सोसाइटी वेयर कैपिटलिज्म नॉट फुल्ली डेवलप, तो स्टेट इज नॉट इंस्ट्रूमेंट बट इक्विलिब्रियम मेकर और मोर पावरफुल। समझ रहे हो? तो सोसाइटी वेयर स्टेट इज मोर पावरफुल, तो वहाँ पे उन्होंने बताया बोनापार्टिस्ट स्टेट के बारे में बात की, जैसे इंडिया, पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्री था। इन्फ्लुएंस जो था कार्ल मार्क्स का, वो था मेजर जो इन्फ्लुएंस, जो 3 मेजर इन्फ्लुएंस था, वो जर्मन फिलॉसफी हीगल्स पे आए थे। फिर वहाँ पे ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, जैसे रिकार्डो थ्योरी ऑफ लेबर था। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशंस पे इनका जो था इन्फ्लुएंस था, जो सोशलिस्ट आइडिया जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के अंदर आया था, वो था, जैसे इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी के बारे में बात हुई थी। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडिया ऑफ इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी, ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, रिकार्डो थ्योरी ऑफ लेबर, और जर्मन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो हीगल्स के बारे में बात की गई थी। अब हीगल्स की जो बारे में बात करने से पहले हम की प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। जो की प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म थे, वो ऐसे थे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म्स के बारे में बात हुई, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म्स के बारे में बात हुई, कंसेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल के बारे में बात हुई, क्रिटिसाइज़ किया गया कैपिटलिज्म्स को, और थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशंस और सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म्स के बारे में बात की गई। अब देखो, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मटेरियलिज्म्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हीगल को मार्च ऑफ द गॉड, ये थोड़ा सा, इससे पहले हम थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, उसके बारे में हम इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ही जो मार्क्स जो अंडरस्टैंड करते थे ह्यूमन हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल मेटलिज्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव था कार्ल मार्क्स का, तो ऑब्जेक्टिव क्या था? कैपिटलिज्म का एंड करना और इस्टेब्लिश करना कम्युनिज्म्स का, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। वो चाहते थे कि जो हमारा सोशल चेंज हो, सोशल चेंज के लिए वो कहते थे कि हमें हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, लॉज ऑफ हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म्स के बारे में बात की है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म्स इज ऑल्सो नोन एज अ मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो आ रही है कि मटेरियल चेंज जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सोशल चेंज के लिए, तो उन्होंने इस टाइप के बारे में बात की थी। अब हीगल व्यू ऑफ हिस्ट्री क्या था? हीगल का जो व्यू ऑफ हिस्ट्री था, वो था कि फोर्स ऑफ मूविंग और फोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात किया था उन्होंने। तो अब आते हैं हीगल्स डायलैक्टिक के बारे में, मैंने बताया दिया था। हीगल्स जो एक्सप्लेन किया था नेचर ऑफ मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बात की थी। हिस्ट्री मूव्स इन अ डायलैक्टिक मैनर के बारे में बात की थी। मीनिंग ऑफ डायलैक्टिक मैनर का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शंस इन मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री एंड होती है व्हेन द कॉन्ट्राडिक्शन एंड हो जाता है। जब कोई कॉन्ट्राडिक्शन एंड होता है तो वहाँ पे हिस्ट्री एंड हो जाती है। ही गिवन, मतलब उन्होंने 3 तरह की चीज़ें दी थी, जैसे यूनिटी ऑफ अपोजिटी, निगेशन ऑफ निगेशन एंड क्वांटिटी चेंज इनटू द क्वालिटी। देखो, डिफरेंस हीगल और मार्च के कॉन्सेप्ट में डायलैक्टिक में बस ये है कि हीगल जो बात करते थे वो डायलेक्टिक्स ऑफ आइडियाज़ के बारे में बात करते थे, जबकि मास रिप्लेस आइडिया बाय मैटर, उन्होंने आइडिया को मैटर से चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये थी उनकी बात। अब फिर क्या हुआ कि मास
जो थे वो डायलेक्टिक मूवमेंट की तरफ, डायलेक्टिक मूवमेंट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, ना कि आइडिया के बारे में बात करना चाहते थे वो। अब स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इसका स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन है कि हीगल्स के थ्रू होता है। हीगल ने एक ऐसे इस्टेब्लिश स्टेट को रिप्रेजेंट किया था जो कहने का मतलब कि गॉड ऑन द अर्थ, स्टेट जो रिप्रेजेंट करता है एक भगवान जो अर्थ पे जैसे एक भगवान की तरह। कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि पीपल शुड पे देयर ओबीडेंस टुवर्ड हिम। जब हम किसी चीज़ को भगवान मान लेते हैं, जब हम कह देते हैं कि ये चीज़ भगवान है, तो हम उसकी इज्जत करने लगते हैं। तो स्टेट को इस तरीके से इज्जत करने के लिए एज अ डिनोट कर दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा था देर इज़ नो अदर इंस्टीट्यूशन विच इज़ सुपीरियर देन स्टेट। ये बातें उन्होंने कही थी कि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो सुपीरियर देन स्टेट होनी चाहिए। तो ये क्या सारी चीज़ें, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने थ्योरी ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया था कि फिर उन्होंने रियलाइजेशन ऑफ गॉड के बारे में बताया, गॉड इज़ फर्स्ट एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो बहुत सारी चीज़ें थी। उन्होंने स्टेट को कंपेयर किया था गॉड से, और उसके पर गॉड के जो फीचर्स थे जैसे यूनिवर्सलिज्म्स थे, अल्टोरिज्म्स थे। स्टेट इज़ ऑल्सो अ यूनिवर्सल अल्टोरिज्म्स के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो फीचर है वो भी स्टेट की तरह है। जैसे फैमिली के बारे में बात की थी कि फीचर ऑफ फैमिली आर द पार्टिकुलरिज्म्स एंड अल्टोरिज्म्स थी। तो सिविल सोसाइटी के फिर बारे में बात की थी उन्होंने। फिर मार्क्स ने उसको हीगल को क्रिटिसाइज़ करते हुए बोला था कि हीगल की जो थ्योरी है वो जो स्टेट को बता रहे हैं ये बहुत ही उसके बारे में उन्होंने बताया था कि ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है, और वो कहीं ना कहीं रियलिटी को डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं। और यूनिवर्सल अल्टोरिज्म्स के बारे में जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे रीच क्लास के बारे में उन्होंने बात की थी। तो इस तरीके से हीगल्स के जो कॉन्सेप्शंस थे हिस्ट्री के बारे में, वो हीगल्स जो है इस्टेब्लिश करना चाहते थे आइडिया ऑफ अल्टीमेट रियलिटी के बारे में। अकॉर्डिंग टू हीगल्स मैंने बताया था कि रियल इज़ रेशनल के बारे में बात किया था। हिस्ट्री के बारे में जो बात किया था, हिस्ट्री इज़ द मूवमेंट ऑफ आइडिया। उन्होंने कहा था कि जो हिस्ट्री है वो आइडिया का एक तरह का आदान प्रदान हो रहा है हिस्ट्री के अंदर में। कभी कोई आइडिया आता है, कभी कोई आइडिया आता है, और उनके हिसाब से फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री जो सजेस्ट की गई थी वो रिप्रेजेंट करता है गॉड को। मास के अंदर ये चीज़ें कॉन्ट्रडिक्शंस थी, और उन्होंने कहा था कि नहीं, कॉन्ट्रडिक्शंस थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैटर के बारे में ही मार्क्स ने बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जो कॉन्शियसनेस ने है वो एग्जिस्टेंस पे मैटर नहीं करता है, वो अंडरस्टैंडिंग पे एग्जिस्टेंस होती है उनकी। और ये सारी चीज़ें के बारे में उन्होंने बात की थी। उनका कहने का मतलब था जो आइडिया जनरेट है ना फॉल्स कॉन्शियसनेस से, वर्किंग क्लास जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं, इस टाइप के बारे में उन्होंने बात की थी। मार्क्स डेवलप हिज थ्योरी ऑफ हिस्ट्री के बारे में जो बात किया था। तो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री के बारे में जो मार्क्स ने बताया था कि उन्होंने कहा था कि जो बेस स्ट्रक्चर है ना हिस्ट्री का, जो उन्होंने हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ मैन के बारे में जब बात की थी, प्रोडक्शंस के बारे में, प्रोडक्शंस रेदर देन द कॉन्टेम्पलेशंस के बारे में उन्होंने मार्क्स ने बात की थी। इन्होंने कहा था कि इन ऑर्डर टू लिव वन हैज़ टू ईट, इन ऑर्डर टू ईट वन हैज़ टू बी प्रोड्यूस। अगर तुम्हें जीवन रहना है तो खाना खाना पड़ेगा, और खाना खाने के लिए तुम्हें उगाना ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में मार्क्स ने बताया था। और उन्होंने ये बताया था कि फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी जो है ना वो हुई थी एक्ट ऑफ द प्रोडक्शंस पे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शंस का उन्होंने एक चीज़ दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ सुपर स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कहा था बेस जो है ना हर सुपर स्ट्रक्चर का, जब हम किसी चीज़ का बेस बनाएंगे तो इकोनॉमिक ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन का बेस बनाएंगे, उसके ऊपर में स्टेट, मीडिया, चर्च वगैरह हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, फैमिली हो गए। उन्होंने बेस बताया था ये इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि लिबर्टी के बारे में बात किए थे, सोशलिज्म है, प्राइम कंसेप्ट, इक्वलिटी थी, ठीक है, सस्टेनेटिव इक्वलिटी के बारे में बात हुई थी। तो वर्कर मूवमेंट, तो कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो मोड ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में हम बात करेंगे।
द मोड ऑफ प्रोडक्शंस के मतलब फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म हो गई। मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, फोर्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस का मतलब होता है लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। लैंड, लेबर और कैपिटल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। रेशनल ओपीएम के बारे में बताया, मेथड ऑफ आइडियोलॉजी, फीड और मास स्ट्रक्चरल सोसाइटी के बारे में बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव भी बता दिया मैंने, एंड ऑफ कैपिटलिज्म्स को करना चाहते हैं तो कम्युनिज्म्स को, ये हीगल आइडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रिंसिपल ऑफ एलियनेशन वगैरह ये आपके बारे में अभी आने वाला है। अब देखो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन इज द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, मैन पावर, हॉर्स, मशीन पावर। इन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे रिलेशंस पर्सन का हो प्रोडक्शन से, जैसे कि फॉर्म ऑफ पर्सन क्लास, जैसे मान लो कार्स के हिसाब से टू टाइप ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन थे। एक जो था ऑनर जिसके पास था, जैसे डोमिनेंट क्लास थे, और एक जो जिसके पास कुछ नहीं था, नॉन ऑनर, जो वी डोंट हैव अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो एक्सप्लॉइटेड क्लास थी। ये दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की थी। तो रियल इंटरेस्ट जो था उनका कि डोमिनेंट जो इंसान होता है वो एक्सप्लॉइट करता है जो नीचे उनसे तबके का होगा, तो इस चीज़ के बारे में बात की थी। तो ये यहाँ तक मैंने बता दिया आपको थ्योरी ऑफ क्लास एंड स्ट्रगल के बारे में। देखो थ्योरी ऑफ क्लास एंड स्ट्रगल, जो मार्क्स का थ्योरी ऑफ क्लास एंड स्ट्रगल था वो था कि उनका जो स्टेटमेंट था कि जो मार्क्स ने किया था कि मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में कहा था। वो उन्होंने कहा था कि जो चेंज है ना वन स्टेट टू अनदर स्टेट इसलिए होता है, वो मोड ऑफ प्रोडक्शंस की वजह से हो रहा है। मार्क्स के अकॉर्डिंग एक जो इकोनॉमिक है ना बेस स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंड हिस्ट्री के अगर हम समझेंगे, और वो जो डायनेमिक लेवल है ना, वो डायनेमिक एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो उन्होंने कंप्राइज किया था को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्री हिस्टोरिक एज, द प्रिमेटिव कम्युनिज्म, फीचर ऑफ कम्युनिज्म से, ये सारी है। तो वाई वी टॉक अबाउट द प्रिमेटिव कम्युनिज्म, देखो एक्चुअली में वो काउंटर करना चाहते थे लिबरल आर्गूमेंट को, इस राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ नेचुरल राइट। He also want to show there was a time when the people lived without प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वो इस तरह की प्रिमेटिव कम्युनिज्म्स के बारे में इसलिए बात करना चाहते थे। तो ये था कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी जो थी ना, दो स्टेज में बांट रखा था, एक मास्टर थी एक स्लेव थी। और नेक्स्ट स्टेज जो था फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म्स के अंदर में दो चीज़ें थी, एक लॉर्ड था एक सर्फ्स था। फिर कैपिटलिज्म जब आया तो कैपिटलिज्म्स में एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी एक लेबर सोसाइटी थी। और नेक्स्ट स्टेज जो सोशलिज्म्स आया, तो सोशलिज्म्स जो आया था वर्किंग क्लास के रिवोल्यूशंस की वजह से आया था। तो उसके अंदर भी जो दो क्लासेस थी, एक कैपिटलिस्ट क्लासेस थी एक वर्कर क्लासेस थी, ठीक है। तो सोशलिज्म जो है ना वो मास का और क्या सोशलिज्म्स था, ठीक है। थोड़ा सा सॉरी कि अगर आवाज़ थोड़ी सी हिल रही होगी, और तो वहाँ पे बात हो रही है हो रही थी। एलिनेशंस के बारे में हम थोड़ी जल्दी ही बात करेंगे। फ्रेंच रिवोल्यूशंस के बारे में हम बात कर लिया है, ठीक है। थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल भी हो गया हमारा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड के बारे में बात कर दिया, टू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी बात हो गई हमारी, मास थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये सब आने वाला है। तो हम जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का डिफरेंस यही होता है, कैपिटलिस्ट जो डोमिनेटेड क्लास हो होती है, कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट जो होती है डोमिनेटेड, सोशल में वर्कर क्लासेस जो होती है डोमिनेट क्लास होती है, ठीक है। ये बहुत ही मैं बता चुका हूँ, ये बहुत ही ईजी है, ये आप देख लीजिएगा। जहाँ से सोशलिज्म्स के बारे में प्रॉपर है, सोशलिज्म्स जो है डोमिनेंट है क्लासेस वर्कर के होती है, वो चेंज लाना चाहते हैं, वो डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ हैं, वो चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस करना डीओपी के इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का। तो ये सारी चीज़ें, नेक्स्ट चीज़ें जो आपको चाइनीज़ कम्युनिज़म्स के बारे में भी बताई जाएंगी। देखो अब यहाँ पे मास एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म्स के बारे में बात होगी। यहाँ पे जो रिवोल्यूशंस की कैपिटलिज्म जो उन्होंने कहा था डिग देयर ओन ग्रेव,
जो मास है ना वो कैपिटलिस्ट को बोलते थे कि वो अपनी कबर खुद खोद रहे हैं। कैपिटलिज्म जो सिस्टम है वो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इनर कॉन्ट्रडिक्शंस को। कैपिटलिज्म सिस्टम जो है वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है और वो अपनी प्रॉफिट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्राइज के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वर्कर क्लास के लिए सही नहीं था, गुड नहीं था कैपिटलिस्ट। तो वहाँ पे वो बहुत ही पेनफुल था वर्कर के लिए, क्योंकि वो वर्कर को बहुत ज़्यादा कम प्रॉफिट पे काम करवा रहे थे और वो उनकी जो सोशल लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही थी। और कैपिटलिस्ट जो है वो कट डाउन कर देते हैं वेजेस ऑफ वर्कर का। अब वर्कर का वेजेस ऑलरेडी बहुत कम था और भी कम कर देने से बहुत ज़्यादा वो, अब देखो किसी को हम इतना कम पैसा देंगे तो वो तो काम करेगा ही, क्योंकि कल उसको दूसरे दिन खाना है। तो उन्होंने लॉ ऑफ वेजेज ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बात की। ठीक है, उन्होंने कहा था कि सफिशिएंट पैसे इतने देने चाहिए जिससे वो खा सके और फिर काम पे दोबारा आ सके। वर्कर के बारे में उन्होंने बात की थी, लिबर्टी के बारे में बात की थी। इस तरीके से हमारी बातें चल रही थी। तो ये मास पे अब आते हैं हमारा एलियनेशंस के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ एलियनेशंस जो आपने देखा होगा यहाँ पे, एक टॉपिक जो यहाँ पे था प्रिंसिपल ऑफ एलियनेशंस, जो मैंने ये है, ठीक है। तो उसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे, सरप्लस। तो मास कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशंस, एलिनेशंस का जो कॉन्सेप्ट था ना वो था कि यंग मास का था, जो बात कर रहे थे कि फ्रीडम, लिबर्टी एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में बात की गई थी। मीनिंग ऑफ एलिनेशन का मतलब था कि हम जो सेपरेट पावर होनी चाहिए, इसका मतलब जो डीह्यूमनाइज जो कॉजिंग था एनिमल एग्जिस्टेंस का। देखो व्हाट इज़ एलिनेशन का मतलब होता है सेपरेशन, एलिनेशन का मतलब होता है सेपरेशन। जैसे हीगल जो ने बात की थी, हीगल एलिनेशंस के बारे में कहते हैं मैन फ्रॉम द गॉड, एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम द गॉड, गॉड के बारे में बात की थी हीगल ने। देखो एलिनेशन ऑफ मैन कैन एंड इन देयर वर्ल्ड बाय ऑब्जर्विंग लॉ ऑफ स्टेट। अब देखो कार्ल मार्क्स का जो था एलिनेशन जो था मेन एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में बात की थी उन्होंने कहा था कि एलिनेशन जो है कैन बी इंड ओनली व्हेन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज चेंज इनटू द कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम इसको चेंज कर देंगे कम्युनिस्ट मोड में तो ये एलिनेशन जो है वो ख़त्म हो सकता है। अब मेथड ऑफ एंड ऑफ एलिनेशन के बारे में उन्होंने बात की थी कि एलिनेशन जो है हम कैसे कर सकते हैं, तो वायलेंट रेवोल्यूशंस के थ्रू कैपिटलिज्म को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बात की थी। अब मास थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। हम थोड़ा सा मास को और भी उनके एक्सप्लेनेशंस को और भी थोड़ा खंगालेंगे। तो मास एक्सप्लेन द एलिनेशंस का मतलब होता है ही स्टार्टेड एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर क्या था, मैन इज़ अ सोशल बाय नेचर, ये था। अब दूसरा क्या था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर, तो ये था कि इसका मतलब ये था कि जो मैन है ना, मैन इज़ द क्रिएटिव बाय नेचर, ये क्रिएटिव बाय नेचर है। मैन फील होता है, प्लेजर को फील करता है, ठीक है, प्रोडक्शन क्रिएट को। उन्होंने कैपिटलिज्म को इनह्यूमन बताया बिकॉज इट डज नॉट अलाउ ह्यूमन बीइंग टू रियलाइज द ट्रू नेचर। ट्रू नेचर को कैपिटलिज्म जो है वो नहीं करता। फिर उन्होंने बताया कि एलिनेशन टू एक्सप्रेस बोथ कैपिटलिज्म एज वेल एज वर्कर, एक्सपीरियंस ऑफ पेन इज़ मोर इन केस ऑफ वर्कर देन द कैपिटलिस्ट। वो कैपिटलिस्ट जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस को फेस कर रहे थे। फिर उन्होंने एक्सप्लेन कि एलिनेशन ऑफ वर्कर इज़ डिफरेंट लेवल, उन्होंने डिफरेंट लेवल की बातें की थी। उन्होंने कहा था कि जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, प्रोडक्शंस का जो प्रोडक्शन हैज़ बिकम अ ओवर स्पेशलिस्ट, जैसे मशीनिस्ट हो जाते हैं। पोजीशन ऑफ वर्कर इज़ नथिंग मोर देन द कॉग इन द व्हील, कॉग इन द व्हील के अलावा और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि ये जो एलिनेट करना है उसको किसको एलिनेट करना, प्रोडक्ट ऑफ द लेबर को और कैपिटलिस्ट को। कैपिटलिस्ट जो परचेज करते हैं लेबर और वर्कर को, ही डू नॉट मतलब ही डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन देयर ओनरशिप ओवर द प्रोडक्शन ऑफ हिज लेबर। तो ये सारी चीज़ें थी उनके बारे में। तो उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया था, सोशल सॉल्यूशन ये था कि चेंजिंग करना है सिस्टम को, और उनके पास था कि ओवरथ्रो करना है कैपिटलिज्म जहाँ तक रिप्लेस हो जा सके कम्युनिज्म से। देखो मास व्यू ऑफ स्टेट के जो मास के जो व्यू थे वो ये थे कि जो टू डिस्टिंक्टिव आइडियाज़ के बारे में बात की थी कि स्टेट
बेस्ड ऑन द कम्युनिज्म मैनिफेस्टो, मतलब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच था वो। और जहाँ पे स्टेट जो था वो कैपिटलिस्ट क्लास में आते थे। तो ये सारी चीज़ें थी इनके अंदर में। अच्छा, क्या अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, मीनिंग ऑफ एलिनेशन वगैरह, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।